गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है असेंट ऑफ सैप। समझिए, सैप का मतलब हो गया रस, असेंट का मतलब ऊपर की ओर मूवमेंट, अर्थात इसको हम कह सकते हैं रस का ऊपर की ओर रोहण, रसारोहण। ये टॉपिक हमारा इस संदर्भ में है वाटर रिलेशन में, जिसमें हमने रूट्स द्वारा वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। और उसके अंदर हम ट्रांसपायरेशन एंड स्टोमेटा की जो मूवमेंट्स हैं, उनका जो मैकेनिज्म है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है, तो पहली बात तो उन्होंने एब्जॉर्ब किया क्यों है, दूसरा कौन सा फोर्स उसमें काम आ रहा है, कोई सक्रिय अभिगमन है या निष्क्रिय अभिगमन है। उसके बाद सबसे बड़ी घटना जो है कि स्मॉल शर्ब्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये रूट्स हैं। ऐसे में अगर एक बहुत बड़े ट्री की अगर अपन बात करें, लाइक यूकेलिप्टिस, जिनकी हाइट जो है वो लीव्स में लगभग 90 मीटर तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के प्लांट्स, या जैसे अगर अपन ऑस्ट्रेलियन रेडवुड की बात करें तो उनकी हाइट जा रही है लगभग 100 मीटर टू 110 मीटर तक, ठीक है। तो इस टाइप के जो प्लांट्स हैं उनमें रूट से टॉप ऑफ द प्लांट, टॉप की लीफ तक वेपराइजेशन के लिए या ट्रांसपायरेशन के लिए वाटर का यहां से वहां तक जाना, ठीक है, अर्थात नीचे से कलेक्ट रस का, जल का ऊपर तक पहुंचना, दैट इज रस का अवरोहण, जिसे हम बोलते हैं रसारोहण। तो यहाँ पे हम एक सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं कि मृदा से या मृदा पार्टिकल्स के बीच से रूट द्वारा एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत डायरेक्शन में पादप के वायवीय भागों में उस लिक्विड या रस का पहुंचना, ट्रांसपोर्ट करना या रोहण करना जो है वो रसारोहण कहलाता है, असेंट ऑफ सैप, ठीक है। असेंट ऑफ सैप को समझने के लिए बहुत लंबे समय से अनेक एक्सपेरिमेंट्स और अनेक साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरम्स एंड हाइपोथेसिस जो हैं वो प्रस्तुत की हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई हाइपोथेसिस सर्वमान्य तरीके से सामने नहीं है। बहुत सारे मैकेनिज्म्स को जोड़कर कुछ हाइपोथेसिस सामने, जिनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रसारोहण में यहाँ पे फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो है यहाँ पे 3 मत हमारे सामने हैं। फर्स्ट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम यहां पे लेते हैं तो वो ले लेते हैं फिजिकल फोर्स थ्योरी। और एक मत और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है। ये 3 मत हैं। इससे पहले हम हल्का सा एक आइडिया ले लेते हैं, जिसमें हम पाथवे की बात करें कि असेंट ऑफ सैप की अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक पाथवे ढूंढते हैं, बिकॉज इन द स्टेम डेवलपमेंट में हमारे पास में 2 टाइप के टिश्यूज हैं जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, और उनके अंदर नंबर 1 पे आता है फ्लोएम और सेकंड नंबर पे आता है जाइलम, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, जटिल ऊतक है। तो ऐसे में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हमारे प्रारंभ में वैज्ञानिकों के सामने था वो ये था कि ये दोनों ही टिश्यूज मिलकर रसारोहण में काम करते हैं या दोनों में से कोई एक जो है वो रसारोहण में काम करता है। अगर यहाँ पे हम एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें रूट का या स्टेम का, तो दैट इज एपिडर्मिस, जिसे हम रूट्स में एपिब्लेमा कहते हैं। इसके बाद काफी कुछ हिस्सा जो है इसका आउटर, दैट इज कॉर्टेक्स, जो कि एक तरीके से पेरेन्काइमेटस या कुछ मात्रा में कोलेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। अंदर की तरफ एक और रिंग है हार्ट टिश्यूज में, दैट इज नॉन एज एंडोडर्मिस, और उसके अंदर जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम्स की रिंग जो है हमको जो मिल रही है डाइकॉट्स के अंदर, जिसमें भी अगर अपन बात करें तो फ्लोएम पार्ट जो है वो बाहर की ओर और जाइलम पार्ट जो है वो हमको कहाँ मिल रहा है,
डीप इनसाइड द स्टेम। तो ऐसे में ये तो हमको पोजीशन पता है कि केंद्र की ओर पित्त के आसपास जो है वो जाइलम है और केंद्र के बाहर की ओर का जो सॉफ्ट टिश्यू है वो फ्लोएम है। तो ऐसे में यहाँ पे सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट है जो कि मेल पिगी द्वारा जनरेट किया गया और वो पाठ्यों को समझाने के लिए है। अबाउट देन मेल पिगी ने सबसे पहले दर्शाया रिंग एक्सपेरिमेंट। ये सिंपल से एक्सपेरिमेंट है जो हमको रसायन में समझने में बड़े काम आएंगे और उनके सिद्धांतों को कैलकुलेट करने में काम में आएंगे कि उनके जो सिद्धांत हैं वो कितने जो हैं वो उस थ्योरम को कंप्लीट करते हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले अबाउट देन 1671 की अगर अपन बात करें तो मेल पिगी ने एक रिंग एक्सपेरिमेंट किया और इसको डायग्रामेटिकली हम आसानी से समझ सकते हैं कि हम एक ताज़ा प्लांट ले रहे हैं जो कि गमले में लगा हुआ है और वो वेल उसकी जो है क्या बोलते हैं स्वस्थ जड़ें हैं और ये उसका स्टेम एंड स्टेम के ऊपर उसकी लीफ। ठीक है, तो ऐसे में हम केवल इतना सा कर रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, एक शार्प चाकू की सहायता से हमने क्या किया, उसके जाइलम पार्ट को तो छोड़ा और उसके जो फ्लोएम पार्ट था बाहर वाला, मतलब इस पार्ट को तो हमने इंटेक्ट रखा है और बाहर वाला जो पूरा पार्ट था उसको हमने चाकू की सहायता से पूर्ण रूप से क्या कर दिया, काट कर रिमूव कर दिया। एक बिल्कुल वलय के रूप में दिख रहा है, सेंट्रल में हमने जाइलम को बचा रखा है। एक सेम ऐसे ही और प्लांट को लिया, स्वस्थ पादप है, उसको गमले में रखा, उसको पूरा पोषण दे रहे हैं, ये उसकी रूट्स, ये उसकी लीफ, ठीक है। और इसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने क्या किया है, एक शार्प चाकू की सहायता से फिक्स उस तरीके से उसमें होल बनाया है कि उसके जाइलम पार्ट को तो इन्फेक्शन वो हो क्या बोलते हैं क्षति हो जाए, लेकिन फ्लोएम जो है वो इंटैक्ट बच जाए। तो हमने केवल जाइलम को जो है वो छेद करके निकाला है और फ्लोएम पार्ट को बचा लिया है। अब इन दोनों प्लांट्स को एक स्वस्थ माहौल के अंदर हम रखते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, लाइट है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जिसमें हमने सेंट्रल पार्ट को शेष बचाया था और रिंग को निकाल के अलग, फ्लोएम को अलग किया था, उसकी लीव्स अभी भी बिल्कुल ताज़ा है, वेपराइजेशन कर ट्रांसपायरेशन कर रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्लांट में हमने बीच में छेद किया था उस प्लांट के अंदर जो है वो क्या हो गई, लीव्स मुरझा गई हैं, उनमें ट्रांसपायरेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ ये सबसे बड़ी चीज़ है कि रसारोहण के पाथवे में जाइलम और जाइलम की जो नेसेसरी सेल्स या पार्ट्स हैं वही उपयोगी हैं। फ्लोएम जो है वो रसारोहण में भाग नहीं लेता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल था, सिंपल सा प्रैक्टिकल है। वापस समझा देते हैं बाय मेल पिगी। उन्होंने एक स्वस्थ पादप के बाह्य भाग जो है वल्कुट, एंडोडर्मिस और फ्लोएम पार्ट को काट के निकाला है, जाइलम को शेष छोड़ दिया। दूसरे वाले में उन्होंने इन सारी चीज़ों को सेफ रखा है, केवल जाइलम को जो है उन्होंने क्या किया है, काटा। तो इसकी वजह से यहाँ रूट्स द्वारा सक या एब्जॉर्ब किया हुआ जो वाटर एंड मिनरल्स है वो उसकी लीव्स तक नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो क्या हो गया, डेड हो गया। ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। उसके अलावा हम एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या बोलते हैं करते हैं, जिसमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, बाल्सम प्लांट, इस एक्सपेरिमेंट में बाल्सम प्लांट लिया गया जिसमें हम मूवमेंट ऑफ डाइज के नाम से इसको शो कर सकते हैं। इस बाल्सम वाले प्लांट में क्या किया गया, इसकी फ्रेश टहनी को, जो कि बिल्कुल ताजा है, दिन में वाष्पोत्सर्जन कर रही है, इसकी फ्रेश टहनी को क्या किया गया, एक शार्प ब्लेड से काटा गया, ठीक है, और उसको एक ऐसे लिक्विड में डुबोया गया जिसके अंदर हमने एक डाई, ईओसिन, एक अभिरंजित डाई है, ठीक है, ईओसिन के अंदर उसको क्या किया, डिप किया, और इस पूरे एपरेटस को हमने क्या किया, वापस धूप में रखा। तो ऐसे में लीफ द्वारा ट्रांसपायरेशन करने के कारण जो सक्सेशन या पुल जो आया था, ट्रांसपायरेशन पुल, इसकी वजह से उसने उस बीकर में से लिक्विड को क्या किया, शक किया, और उस बीकर में क्या था, ईओसिन आसानी से विजिबल था, इस वजह से उसमें देखा गया उसके टीएस को काटकर तो उसके फ्लोएम पार्ट में ईओसिन के कंटेंट्स नहीं थे,
केवल और केवल किस में थे, जाइलम पार्ट में। तो ये एक्सपेरिमेंट भी इस चीज को प्रूफ करता है कि जो रसारोहण है वो केवल और केवल जाइलम पार्ट के द्वारा ही कंप्लीट होता है, फ्लोएम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसकी कोई भागीदारी उसके अंदर नहीं होती है। इस पाथवे के बाद अब हम समझते हैं कुछ थ्योरम्स जो कि साइंटिस्ट ने बड़े से बड़े टॉल प्लांट की लीव्स तक ट्रांसपायरेशन के लिए वाटर के अभिगमन को समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में आती है फर्स्ट इज वाइटल थ्योरी। वाइटल थ्योरी का जो मेन मोटो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसको उन्होंने कहा है जैविक बल सिद्धांत। जैविक बल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो जैविक का मतलब हो गया बायो, और बायो का मतलब हो गया जीवित कोशिका। अर्थात उनका ये मानना है कि रसारोहण की क्रिया में जीवित कोशिकाएं भाग लेती हैं और उन्हीं जीवित कोशिकाओं द्वारा लगाए गए बल द्वारा जो है वो जल जड़ से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो इस वाइटल थ्योरी के लिए अगर हम लें तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट आया था, सबसे पहले यह हाइपोथेसिस आई थी वेस्टमेयर की। लगभग ये आई थी 1883। वेस्टमेयर ने केवल इतना सा समझाया था कि जो रसारोहण की क्रिया है वो, क्योंकि मेलपी की एक्सपेरिमेंट पहले हो चुका था और उन्होंने जाइलम्स की उपस्थिति या उसके संदर्भ में जो मुख्यता है मैं उसको बारे में समझा चुके थे। तो उनका ये कहना था वेस्टमेयर का कि जाइलम जो है कि पेरेन्काइमेटस सेल्स द्वारा रसारोहण की क्रिया को संपन्न किया जाता है। इसमें जो वेसल्स हैं, इसमें जो ट्रैकिड्स हैं वो मृत हैं, वो केवल संग्रहण का कार्य करती हैं। बाकी जो मेन काम है वो पेरेन्काइमा सेल्स करती है बाई परासरण विभव के द्वारा, एक दूसरे में परासरण द्वारा वाटर को जो है वो हाइट तक लेके जाती हैं। तो ये बहुत सिंपल सी कॉमन थ्योरी है और इसमें कई सारे अपवाद हैं, और वो ये अपवाद है कि परासरण दाब जो है वो कुछ सेल्स तक परासरित करने के लिए सक्षम है, लेकिन बहुत ऊंचे प्लांट के अंदर परासरण दाब इतना नहीं होता है कि नीचे से ऊपर तक वो सक करके चले जाए। दूसरी चीज ग्रेविटी, तीसरी चीज हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें भी उसमें आती हैं। प्लस परासरण जो है वो केवल और केवल विलायक तक सीमित है, जबकि जल में कार्बनिक, अकार्बनिक, खनिज लवण भी उसमें मिले हुए होते हैं। तो ऐसे में परासरण का जो है वो घटनाक्रम इसमें फुलफिल नहीं होता है। तो ये थ्योरम काफ़ी पुरानी, जस्ट इसी को एडमायर करते हुए इसके बाद में थ्योरी आई रिले पंप हाइपोथेसिस या थ्योरम, रिले पंप थ्योरम। ये रिले पंप थ्योरम जो है ये दी गॉडलेविस्की लगभग इनके बाद में ही दे दी थी इन्होंने 1884 के करीब, और उनका जो था वो यहाँ पे एक सिंपल सा रिदम था। रिदम की अगर अपन बात करें तो पीरियोडिक चेंज, पीरियोडिक चेंज, पीरियोडिक की अगर अपन बात करें तो पीरियोडिक को हम यहाँ पे बोल सकते हैं आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति चेंज की वजह से यहाँ पे उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे नाम दिया रिले पंप सिद्धांत। इस सिद्धांत की थ्योरी को समझाने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज समझाता हूँ। उनके अनुसार उन्होंने भी वाटरमेयर जो वेस्टमेयर थे उन्हीं को लेते हुए ये कहा कि जो जाइलम जाइलम की वेसल्स एंड ट्रैकिड्स है वो मृत हैं, वो केवल संग्रहण का कार्य करती हैं, संवहन का कार्य पेरेन्काइमेटस सेल्स करती हैं। तो उन्होंने एक सिंपल सा मैकेनिज्म ड्रॉ किया जिसके अंदर ये हो गई उसकी वेसल सेल्स और ट्रैकिड सेल्स, और इन ट्रैकिड सेल्स को चारों तरफ से घेरे हुए हैं उनकी क्या बोलते हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो दीज आर पेरेन्काइमेटस सेल्स, दीज आर लाइव, और वो बीच की जो सेल्स हैं वो हो गई हैं डैमेज। तो ऐसे में
रूट्स द्वारा दिया गया वाटर, तो जो वाटर इनको दिया जा रहा है तो वो कैसे आ रहा है, जब ऊपर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ट्रांसपायरेशन की वजह से एक क्या बोलते हैं प्रेशर जनरेट हो रहा है ओपी मान, तो दैट ओपी इज इंक्रीज, जबकि यहाँ पे किसकी है ये रूट कॉर्टेक्स, यहाँ पे रूट कॉर्टेक्स है, तो रूट कॉर्टिकल जो सेल्स है उनका ओपी का मान कम है किसकी तुलना में, जाइलम की पेरेन्काइमा सेल्स की तुलना में। तो ऐसे में ये जो बीपीडी मान का या वाटर पोटेंशियल का जो चेंज आया है, डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से वाटर कहाँ पुल हो जाएगा, ऊपर की ओर पेरेन्काइमा सेल में। ये वाटर कहाँ पुल हो जाएगा, पेरेन्काइमा सेल में। पेरेन्किया सेल के अंदर जब ये पुल क्या बोलते हैं वाटर आ जाएगा, तो इसकी टीपी मान की वजह से ये वाटर को किसको ट्रांसफर कर देगी, वेसल्स को और ट्रैकेट्स को, ठीक है। इसी प्रकार जो ही ये वेसल्स को ट्रांसफर करेगी, यहाँ की ऊपर वाली सेल का जो है वो क्या हो जाएगा, इस वक्त ओपी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और इसका ओपी प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। ऐसे कंडीशन में ये जो सेल है ये वाटर को इससे वापस किस में ले लेगी, ऊपर वाली सेल में, और वापस किसको ट्रांसफर करेगी, आगे वाली सेल को, और ये सेल इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो ऐसे में इनका ये मानना है कि जो वेसल्स हैं वो क्या कर रही हैं, वाटर को स्टोरेज, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रही है, पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा कि जब ऊपर वाली का ऑस्मोटिक प्रेशर या बढ़ता है या वो कोशिका स्फीत हो जाती है, तो उसके नीचे वाली कोशिका क्या होगी, एक तरीके से सलत, या यूं मान लीजिए कि जब इस कोशिका का स्फीति दाब बढ़ा, इसने इसको दिया, ये टर्जिड हो चुकी है, अब इसने इसको दे दिया तो ये टर्जिड हो गई है, और ये क्या हो गई है, एक तरीके से सलत, उस वक्त ये टर्जिड हो चुकी है। तो ये एक रिदम में काम करता है, और इस रिदम की हम बात करें तो ये एक आवृत्ति है जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक चेंज, आवृत्ति अंतर, और इस आवृत्ति अंतर के कारण ही ये इस तरीके से जिग जैग फॉर्म में जो है वाटर को काफी हाइट तक जो है वो पहुंचाने में सक्षम होती है। ये था, इसलिए इन्होंने इस सिद्धांत को रिले पंप हाइपोथेसिस नाम दिया, जिसमें यहाँ से यहाँ अगर अपन एक सिंपल वे में कहें तो सीडी नुमा में ए साइड पे लाके स्टोर किया, फिर यहाँ 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 लाके स्टोर किया। इससे इन्होंने दो सिस्टम बताए, एक वाटर के ग्रेविटेशन का असर नहीं हो रहा, आराम से धीरे धीरे जाके रुक रहा है, क्योंकि वेसल्स एंड ट्रैकेट्स के बीच में सेप्टाज हैं, ये कंटिन्यूअस पाइपलाइन नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इस सिस्टम को समझाया। अब इस सिस्टम की हम कुछ अपवादों की बात करें, कमियों की बात करें, तो यहाँ पे सबसे बड़ी कमी तो ये आ रही है कि जब हम इसके इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये जो जिग जैग जो स्ट्रक्चर बनी है, तो इसका सबसे बड़ा खंडन ये होता है कि जाइलम, ट्रैकेड एंड वेसल्स में इस प्रकार की कोई व्यवस्था अनाटमी में देखने को नहीं मिलती कि इस तरीके से जिग जैग हो। दूसरा, यहाँ पे ये कभी भी सामने नहीं आया है कि जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो वेसल्स को देती हैं, वेसल्स से लेती हैं, वेसल्स को देती हैं, वेसल्स से लेती हैं। ये कंडीशन भी जो है ना तो कैलकुलेट की जा सकी है और ना ही जो है देखने को मिली है। ये हो गई। और तीसरा सबसे बड़ी जो आलोचना है, तीसरी सबसे बड़ी आलोचना जो इसका खंडन करती है, वो खंडन ये करती है कि जो स्ट्रासबर्गर ने लगभग 1890 क्या बोलते हैं 3 के अंदर एक कंसेप्ट दिया था, जिन्होंने क्या किया, स्ट्रासबर्गर ने इस प्लांट के कटे हुए तने को एक पॉइजन पिक्रिक एसिड पिक्रिक एसिड में डिप किया। उसमें डिप करने की वजह से जाइलम की जो वेसल्स और ट्रैकेट्स हैं वो तो ऑलरेडी डेड थी, ठीक है, हार्ड टिश्यूज हैं, लेकिन जो पेरेन्काइमा जो था वो क्या था, लाइव था और सॉफ्ट था। तो ऐसे में पिक्रिक एसिड में डुबोने से उन सेल्स की भी क्या हो गई है, मृत्यु। अब प्लांट के जाइलम या स्टेम में नीचे वाले पार्ट में कोई भी सेल जीवित नहीं है। और जब इस प्रकार के
ट्रीट किए हुए प्लांट को उन्होंने क्या रखा, एक क्या बोलते जार में रखा और उसमें ट्रांसपायरेशन होने दिया, तो उन्होंने देखा कि उसमें रसारोहण हो रहा है। तो इस सिद्धांत का खंडन वही हो जाता है कि इन्होंने कहा कि जीवित कोशिकाओं से रसारोहण हो रहा है, जबकि पिक्रिक एसिड में डुबोने और कोशिकाओं को मृत करने के बाद भी वहां पे रसारोहण की घटना देखने को मिल रही थी। ये इसकी 3 सबसे बड़ी आलोचनाएं हैं। इसी से रिलेटेड, वाइटल थ्योरी से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस और हमारे सामने आती है। थर्ड वन इज दैट इज रिदमिक पल्सेशन थ्योरी या हाइपोथेसिस। ये जो थी रिदमिक पल्सेशन थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये दी थी सर जेसी बोस। प्रपोज्ड बाय सर जेसी बोस लगभग 1923 में, ठीक है। और उन्होंने इसको रिदमिक पल्सेशन नाम दिया। उन्होंने एक अपनी विशिष्ट इलेक्ट्रिक निडल बनाई। इसको एक डायग्राम से समझिए। एक गमले में स्वस्थ पादप को लिया, ठीक है, और वो गमले के अंदर जो है वो एक स्वस्थ पादप को लिया, ठीक है, और उसको एक स्वस्थ एनवायरनमेंट में उन्होंने जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने अपना ही एक उपकरण बनाया जिसमें उन्होंने एक फिक्स इलेक्ट्रिक निडल यूज में ली है और उस निडल को एक तरफ से जोड़ा है बैटरी से और एक तरफ उन्होंने उसको जोड़ा है गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की अगर मैं आपसे कहूं तो गैल्वेनोमीटर जो है वो सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को ज्ञात करता है, दैट इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और जब इस प्रोब को हम ऐसी जगह पे लेके जाएं जहां से करंट का स्पंदन हो रहा हो तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि हाँ वहां पे जो है वो पल्स या करंट का क्या हो रहा है, फ्लो। तो इसके अंदर सिंपल वे में उन्होंने क्या किया कि दैट ये हो गई एपिडर्मिस और ये हो गई कॉर्टेक्स। जब उन्होंने निडल को इस कॉर्टेक्स में बहुत कम दूरी के लिए उन्होंने क्या बोलते हैं इसको चुभोया, तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल थी उसने पल्स देना स्टार्ट किया या एक रिदम में जो है उसने ऑसिलेशन वहां पे दिखाया। लेकिन जब इस निडल को बहुत गहराई तक दिया तो उसकी निडल ने बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिखाए और बहुत ज़्यादा करंट को या पल्सेशन को उन्होंने शो किया। तो इससे उन्होंने कहा कि ये जो रिदम है ये यहाँ पे रसारोहण की क्रिया की वजह से आ रहा है पेरेन्काइमा सेल्स में। और उन्होंने कहा कि रसारोहण के लिए जो कॉर्टिकल सेल्स हैं और जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं वही जिम्मेदार हैं, जीवित कोशिकाओं के द्वारा ही रसारोहण की क्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। तो फिर हमारा फिर वही घूम के एक और आता है क्या बोलते हैं आलोचना। और पहली आलोचना जो हमारी आती है वो आता है रिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि मेलपिगी सर ने दिया। तो मेलपिगी सर क्या कहते हैं कि जाइलम द्वारा ही होता है, फ्लोएम और कॉर्टेक्स एंडोडर्म के द्वारा रसारोहण की क्रिया नहीं होती है। क्योंकि रिंग एक्सपेरिमेंट के बाद हम मूवमेंट ऑफ डाइज को भी देख चुके हैं जिसमें हमने इयोसिन के ऊपर चढ़ने को देखा था केवल और केवल जाइलम सेल्स में। दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो आलोचना है वो आ जाती है किसकी, स्टार्सबर्गर की। स्टार्सबर्गर क्या कहते हैं, उन्होंने इसको पिक्रिक एसिड में डुबो के सेल्स को डैमेज कर दिया, किसी सेल को उन्होंने जीवित नहीं छोड़ा, उसके बावजूद भी रसारोहण हो रहा है। तो कुल मिला के स्टार्सबर्गर के एक्सपेरिमेंट के बाद
ये चीज सामने आ जाती है कि कहीं भी वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो रसारोहण में काम नहीं आ रही। हाँ, इसकी जो सेल्स हैं, पेरेन्काइमेटा सेल्स जो है मृदुत की कोशिकाएं, वो क्या कर रही हैं, परासरण दाब को मैनेज करने में, नई सेल्स को डेवलप करने में ये सारी चीजें भूमिका निभा रही हैं। लेकिन रसारोहण के लिए जो है वो बहुत ज्यादा हद तक कौन सी, जाइलम की सेल्स ही काम आ रही हैं, जिनको हम मृत कह रहे हैं। और एक सबसे बड़ी और चीज ये है कि बहुत हाइट के पाइप में अगर हम सक्सेशन पावर जनरेट कर रहे हैं तो ऐसे में पाइप के पिचकने का बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं और उस प्रेशर को जीवित कोशिकाएं सहन नहीं कर सकती। केवल मृत कोशिकाएं ही उस सक्सेशन पावर को क्या कर सकती हैं, सहन कर सकती हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारी दूसरी थ्योरम आती है जिसे हम फिजिकल फोर्स थ्योरी कह सकते हैं। और फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंदर जो है वो जीवित कोशिकाएं भाग नहीं लेती, ठीक है। यहाँ पे सभी मृत कोशिकाएं जो हैं वो भाग लेंगी। तो ऐसे में यहाँ पे हम सेकंड की बात करें तो भौतिक बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत की हम बात करें तो भौतिक बल सिद्धांत में हम सबसे पहले यहां पे केशिकात्व गुण की बात करें, कैपिलरी। केशिकात्व, कैपिलरी, कैपिलरिटी, ठीक है। कैपिलरिटी क्या बोलते हैं, फोर्स थ्योरी। और यह सिद्धांत जो है वो सबसे पहले किसने दिया है, एक तरीके से बोहेम ने, ठीक है। अपने जैविक बल सिद्धांत से पहले का है, ये लगभग 1809 का है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको केशिकात्व समझा देता हूं, कैपिलरी फिजिकल थ्योरी है ये, ठीक है। और फिजिकल थ्योरी में अगर हम कहें तो हमने प्रैक्टिकल लैब में भी देखा होगा, कैपिलरी ट्यूब्स को देखा होगा। अगर किसी चीज की लंबाई उसके व्यास से बहुत ज्यादा बड़ी है और उसका व्यास बहुत ही कम है और उसके दोनों सिरे मुक्त हैं तो ऐसी ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। और उसमें एक गुण डेवलप होता है केशिकात्व, जिसकी वजह से जब हम उस कैपिलरी ट्यूब को किसी फ्लूइड के अंदर क्या बोलते हैं, डिप करते हैं, तो उसमें इस फ्लूइड का लेवल है ये, और इस केशिकात्व के कारण गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट डायरेक्शन में काफी हाइट तक पहुंच जाता है। क्लियर है, यह है इसका केशिकात्व गुण। तो उनका ये कहना था बोहेम का कि जो प्लांट में ये हो गई लीफ, ठीक है, ये हो गया उसका पिटियोल, पिटियोल से ये हो गई है ब्रांच, और ये ब्रांच की है ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, ठीक है। और इन ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जो हैं, ठीक है, वो फाइनली किससे जुड़ी हुई हैं, कॉर्टिकल सेल से, रूट, और रूट की कॉर्टिकल सेल जो है एंडोडर्म, और एंडोडर्म के बाद वो फाइनली किससे जुड़ी हुई हैं, रूट हेयर से, ठीक है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि ये जो जाइलम सेल्स हैं ये कंटिन्यूअसली एक दूसरे से जुड़ के एक बहुत लंबी केशिका बना लेती हैं, क्योंकि इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और उसकी तुलना में इनका व्यास बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये आसानी से ऊपर तक पानी को पहुंचा सकती हैं। तो इसके लिए अगर हम कहें तो कैपिलरी जो क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी जो गुण है, फोर्स, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, वो लगभग 1 से 1.5 ATM के करीब होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा 2 से 3 मीटर की हाइट तक अपन पानी को पहुंचा सकते हैं, वरना नहीं पहुंचा सकते। एक चीज़, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो है वो ये है कि कैपिलरी जो है वो लेंथ में एक समान व्यास की होती है, ठीक है। जबकि अगर आप वेसल्स और ट्रैकेट्स की बात करेंगे तो ये एक समान व्यास की नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, स्थूलन होते हैं, जिनकी वजह से इसकी अंदर की जो सतह है वो एक समान नहीं होती, वो कम ज़्यादा होती है।
तीसरी बात अगर अपन यहाँ कहें तो कैपिलरी के सिद्धांत के लिए इसके दोनों सिरों का मुक्त होना जरूरी है, जबकि यहाँ की इस कैपिलरी में ऊपर की तरफ का सिरा है लीफ से जुड़ा हुआ, नीचे का जो सिरा है वो है रूट के कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो है वो यहाँ पे ये मुक्त सतह नहीं मिलती, अतः इसमें केशिका तो जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट पानी नहीं आ सकता, इनके द्वारा परासरणी दाब द्वारा कोशिका की वो जाइलम की वेसल्स तक पानी आता है। तो ये कुछ सिद्धांत थे जो कैपिलरी थ्योरी को जो क्या है अवलोचना करते हैं, कंप्लीट नहीं होती। इसके बाद में हम कैपिलरी के बाद ले सकते हैं इम्बिबिशन थ्योरी, जो कि एंगर ने दी। भौतिक सिद्धांत में दूसरा मत जो हम यहां ले सकते हैं वो है इम्बिबिशन। ये एंगर ने दी लगभग 1868, एंगर बाय 1868 उन्होंने दी, और एक थे सेट्स, ये लगभग था 1878 से आधा सेट्स, और ये हो गए एंगर। ठीक है, तो इन्होंने इम्बिबिशन हाइपोथेसिस दी। इम्बिबिशन की तरफ चलिए। इम्बिबिशन क्या है? इम्बिबिशन है एक भौतिक गुण, और इस गुण में क्या हो रहा है, जो क्या बोलते हैं कोलाइडिकण है, हाइड्रोफिलिक कोलाइडिकण, जैसे कि प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, पेक्टिन जो हैं वो वातावरण की नमी से या बाह्य माध्यम में से या दूसरे निकाय से वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे में इनका ये मानना है कि जो जाइलम फ्लोएम्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल्यूलोज के, और ये कोशिकाएं कैसी हैं? मृत। तो जाइलम और जो ये क्या बोलते हैं सारी सेल्स हैं जाइलम के साथ में ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, उन सभी की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि ये जो सेल्यूलोज है ये सक करती है और ट्रांसफर करती है दूसरी सेल्स को ऊपर की ओर, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा रसारोहण की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज और है कि इस अंतःचूषण दाब जो है उसका मान लगभग 150 से 250 ATM तक जनरेट हो जाता है, जबकि हमको ट्रांसपायरेशन के लगभग 30 ATM के आसपास वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ पे ये थ्योरी जो है काफ़ी कुछ सक्सेसफुल होती है। लेकिन अब इसकी अवलोचना की बात करें तो हालांकि हम मानते हैं कि ये निर्जीव कोशिकाओं से हो रही है, भौतिक से, लेकिन जो सक्सेशन है, चूषण, अंतः शोषण, इम्बिबिशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, धीमी, जबकि ओरिजिनल जो ट्रांसपायरेशन या एसेंट ऑफ सेप कंप्लीट हो रहा है ये उसकी तुलना में 100 गुना कम है। अतः ये कंप्लीट तो हो रहा है लेकिन बहुत धीमी प्रोसेस है। इसका मतलब रसारोहण की क्रिया जो है पादपों में वो इस माध्यम से पूरी नहीं हो रही है। ये हो गया। तो यहाँ पे इम्बिबिशन थ्योरी की भी अवलोचना है और इसको भी हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि इसी की वजह से एसेंट ऑफ सेप कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद में आता है एक तीसरी पुल और आती है जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी के नाम से जानते हैं। 3rd नंबर पे एटमॉस प्रेशर थ्योरी। एटमॉस्फेरिक की बात करें तो वायुमंडलीय, दाब। समझिए ये बिल्कुल स्टोमेटा से हो गया। वायुमंडल, वायुमंडल सीधे सीधे किसके संपर्क में है? स्टोमेटल एपरेटस, जिसमें गार्ड सेल्स हैं जो उसकी क्या बोलते हैं
स्टेशनरी सेल्स हैं, उसकी कैविटीज़ है, उसके अंतरा कोशिकीय अवकाश है, वो सारा का सारा मिलके कहला रहा है स्टोमेटल एपरेटस। तो स्टोमेटल एपरेटस में आ रहा है। स्टोमेटल एपरेटस की जो सेल्स हैं, कौन सी, पेरेन्काइमस सेल्स, वो किसके संपर्क में आ रही हैं? वो आ रही हैं लीफ के स्पॉन्जी टिश्यूज के। ये स्पॉन्जी टिश्यूज जो है वो किसके संपर्क में आ रहा है? बंडल शीथ। बंडल शीथ जो है वो किसके कांटेक्ट में है? ब्रांच। जाइलम वेसल्स, ठीक है। और ये ब्रांच जो है वो किसके कांटेक्ट में आ रही है? मेन स्टेम की जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, ठीक है। और ये जा रही है रूट कॉर्टेक्स। रूट कॉर्टेक्स से ये किस पे जा रही है? एक तरीके से रूट हेयर, और रूट हेयर जो है वो जा रहा है सॉइल पार्टिकल्स। क्लियर है? समझिए, तो ये एक रूटीन बना हुआ है एटमॉस्फेरिक थ्योरी का। तो उन्होंने कहा कि वायुमंडल जो है उसके अंदर ग्रीष्म काल के अंदर अगर अपन कहें तो वायुमंडल की हवा में आर्द्रता की कमी है, जिसकी वजह से उसका डीपीडी मान जो है वो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स और उसकी जो स्टोमेटल कैविटी है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो बीच का अंतर बन रहा है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो वेपर के रूप में कहाँ चले जाएगा? वायुमंडल में। अब स्टोमेटल एपरेटस का जो ओपी मान है वो बहुत कम हो गया, परासरणीय विभव, तो इसकी वजह से ये किससे ले लेगा? स्पॉन्जी से, ठीक है। स्पॉन्जी किससे लेगा? बंडल शीथ से। बंडल शीथ किससे लेगा? स्टेम की ब्रांच की वेसल्स से, और ब्रांच की वेसल्स कंप्लीट करेगी मेन जाइलम की वेसल्स से। वो कंप्लीट करेगा किससे? एक तरीके से रूट से, रूट जो है रूट हेयर से, और रूट हेयर कम किससे ले लेगा? सॉइल से। और सॉइल में जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस जो है वाटर में का, मतलब ग्राउंड जो वाटर है वो वहाँ पे अवेलेबल है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक परासरण विभव बना हुआ है, जिसको हम बात करें तो एक खिंचाव बल, ठीक है, सक्सेशन। और ये किसकी वजह से जनरेट हुआ है? एटमॉस्फेयर की वजह से। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऊंचे से ऊंचे प्लांट में भी रूट्स के द्वारा जल को खींचने की क्षमता पाई जाती है। अब अगर अपन इसके अपवादों की बात करें तो कई सारे अपवाद हैं। पहला अपवाद यह है कि जैसे जमीन में पानी की कमी है किसी कारण से गर्मी के दिनों में, तो इस वातावरणीय खिंचाव की वजह से जब सॉइल के अंदर पानी नहीं होगा तो ये इसकी परासरण की जो मात्रा है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगी, और ऐसे में यहाँ पे एक एयर बबल्स जनरेट होगा, ठीक है। और इस एयर बबल की वजह से वाष्पोत्सर्जन और जो रसारोहण है उसमें क्या हो जाएगी? बाधा आ जाएगी, जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकेगी। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो इसके अंदर यह है कि वायुमंडलीय खिंचाव जो है, इस तरीके का प्रेशर जो वो सर्दी के दिनों में या बर्फ़ के क्षेत्रों में या बरसात के दिनों में बहुत कम बनता है, लेकिन फिर भी रसारोहण की क्रिया होती है। तीसरी चीज़, वायुमंडलीय दाब इतना ज़्यादा नहीं होता कि यूकेलिप्टस में पानी को खींच दे। इस तरीके का दाब जो है ये लगभग 10 से 20 मीटर तक की हाइट के प्लांट के लिए तो सक्षम है, लेकिन 90 मीटर की हाइट के लिए जो है ये प्रेशर भी सक्सेसफुल नहीं है। तो ऐसे में इन अवलोचनाओं की वजह से फिजिकल फोर्स थ्योरी को भी पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है। अब भौतिक बल सिद्धांत में हमारा एक और सिद्धांत आता है जिसको बहुत कुछ हद तक मान्यता प्राप्त है, उसके काफ़ी फेवर में एक्सपेरिमेंट्स हैं। पूर्ण रूप से तो उसमें भी नहीं है क्योंकि उसमें भी कुछ आलोचनाएं हैं, लेकिन हम उसको पूर्ण रूप से ले सकते हैं।
जिन्होंने उसको नाम दिया है ट्रांसपायरेशन पुल, हाइपोथेसिस या थ्योरी। और हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, वो है वाटर कोहेजन थ्योरी। नाम से अगर हम समझें तो ट्रांसपायरेशन पुल का मतलब हो गया वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। और वाटर कोहेजन की बात करें तो ये हो गया जल कोहेजन का मतलब संसंजन। ठीक है, तो यहां पे हम इस थ्योरी की बात करें तो ये सबसे पहले दी डिक्सन एंड जॉली। और डिक्सन एंड जॉली ने लगभग ये दिया है 1894 में इस सिद्धांत को। और इसके लिए हम एक डायग्रामेटिकली समझें तो इसको डायग्रामेटिकली ऐसे समझ सकते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे थ्योरेटिकली बनाया था एक समीकरण के रूप में। तो ये हो गई प्लांट की लीफ, ठीक है, और ये हो गई लीफ की पैलिसेड टिश्यूज। ये हो गई उसकी एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, और इन एपिडर्मल सेल्स के बीच में ये हो गया स्टोमेटा गार्ड सेल्स, और ये है उसकी लीफ के मिड रिब की वेसल्स एंड ट्रैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो गया किसका, पिटियोल का। पिटियोल से ये आ गया है स्टेम, ये उसमें हो रहा है स्पाइरल डिपोजिशन। ठीक है, और यहाँ से ये सेल्स हो गई मेड्यूलरी रेज, जो कि पेरेन्काइमेटस होती हैं। फिर उसके बाद में ये हो गई एंडोडर्मिस, ये हो गई कॉर्टिकल सेल्स, ये हो गई एपीब्लेमा। और एपीब्लेमा जो सेल है वो डेवलप कर रही है रूट हेयर, एंड दैट इज रूट कैप। और इनके चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा हुआ है वाटर, दैट इज सॉइल पार्टिकल्स। ये एक सिंपल सा पाथवे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे हम दो फोर्सेज को एक साथ काम में लेंगे। फर्स्ट इज ट्रांसपायरेशन पुल और दूसरा है उसमें कोहेजन थ्योरी। तो यहाँ पे इन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं। इसमें पहला जो दिया है वो वाटर कोहेजन को नाम दिया है। जो वाटर कोहेजन अभिधारणा है उसको समझने से पहले अपन कोहेजन को समझते हैं कि व्हाट इज संसंजन। संसंजन की अगर हम बात करें तो यहां पे हम कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, और इस ऑक्सीजन में आंशिक ऋणावेश के कारण हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश बनता है, जिसके कारण दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में 105 डिग्री का क्या बनता है, एक कोण। ठीक है, और इस आंशिक धनावेश और ऋणावेश के कारण जो है ये एक तरीके से डाइइलेक्ट्रोड्स के रूप में काम आता है। ठीक है, डाइइलेक्ट्रोडिक पोल्स के रूप में आता है। ऐसे में हाइड्रोजन के इस पोलरिटी ध्रुवीयता के कारण
एक हाइड्रोजन एटम जो है वो एक बार में कितने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वो बॉन्ड बनाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा रहता है, इसे हाइड्रेशन शेल कहते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन शेल कहते हैं। अगर किसी कारण से वाटर जो है वो आंशिक अम्ल में भी ब्रेक हो जाता है, आंशिक अम्ल में ब्रेक हो जाता है, H2O इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें तो ये हो गया H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो H3O हाइड्रेनियम की भी अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये जो हाइड्रेनियम है ये क्या हो रहा है, ये हाइड्रेनियम जो है वो लगभग 3 वाटर मॉलिक्यूल से एक बार में घिरी रहती है, नॉर्मली 4 से। ठीक है, यहां पे 3 अणुओं से घिरी रहेगी। तो ऐसे में जो इनके बीच में बन रहे हैं दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। कहने में तो ये बहुत ही दुर्बल हैं और कम टेम्परेचर पे और थोड़े फोर्स के ऊपर ब्रेक हो सकते हैं, परंतु जब एक एटम से 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, लगभग 8, तो इनके बीच का जो बल है वो बहुत मजबूत हो जाता है, स्ट्रेंथ। इसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका सरफेस टेंशन, उनकी कोहेजन स्ट्रेंथ और उनकी टेंसिल प्रॉपर्टी, तीनों चीजें, कौन सा, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ठीक है, उनका कोहेजन, ठीक है, और उनका कौन सा, टेंसिल, तन्यता, वो बहुत ही ज्यादा होती है। और इस बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ की वजह से जल जो है उसको अगर हम खींचें तो वो खुद के स्वयं के वजन को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत लगभग 250 से 300 ATM तक का प्रेशर जनरेट करता है। और ये जो प्रेशर है वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस में बंधने का, दैट इज नॉन एज हाइड्रोस्टैटिक, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक। इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से द्रव्य स्थैतिक बल। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, द्रव्य स्थैतिक बल है, ये इसको मजबूती देता है 250 से 300 ATM की। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं खिंचाव की, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत 90 मीटर या 100 मीटर पे पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए हमें मात्र 30 ATM की जरूरत है। तो इस तरीके से जो कोहेजन थ्योरी है ये रही, जो कोहेजन थ्योरी है उसके अनुसार वाटर को खींचने में आपस में खुद वाटर के बल क्या बोलते हैं वेट द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत द्वारा, और तीसरा घर्षण बल के अगेंस्ट भी वाटर का कॉलम कभी भी ब्रेक होता नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। दोबारा मैं समझा दूं, जल का एक अणु एक बार में 4 मॉलिक्यूल से घिरा रहता है, एक से नहीं, एक 4 से। तो इससे उसकी हाइड्रोजन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये प्रेशर का मान लगभग 250 से 300 ATM तक आता है। ठीक है, और इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वाटर की सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, कोहेजन स्ट्रेंथ और उसकी टेंसल स्ट्रेंथ का मतलब वो तन्यता, वो स्ट्रेंथ जो किसी धातु को या किसी भी तत्व को खींचने के बाद भी बॉन्डिंग तोड़ने से रोके। जैसे कि हम किसी मिट्टी का एक पतला तार नहीं बना सकते, लेकिन हम स्टील का, कॉपर का या गोल्ड का अगर हम उसे खींचें तो उसका एक बारीक से बारीक तार बना सकते हैं, दैट इज उसकी टेंसल स्ट्रेंथ। मतलब वो टूटेगी नहीं, भंगुर प्रकृति नहीं होती है। तो इसकी वजह से वाटर जो है वो एक बहुत हाइट के कॉलम तक जा सकता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, घर्षण बल के विपरीत और खुद के वजन के विपरीत वो बिना टूटे ऊपर तक जा सकता है। यही है वाटर की कोहेजन स्ट्रेंथ।
जिसकी वजह से वाटर ऊंचे से ऊंचे पादप के अंदर भी जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक गुण और काम कर रहा है, वो गुण ये काम कर रहा है कि जो जाइलम्स की वेसल्स एंड ट्रैकिड्स हैं उनकी अंदर का व्यास जो है वो स्थूलन के कारण एक समान नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उसके अंदर का जो मटेरियल है, जो बनी हुई है सेल वॉल, वो एक कोलाइडी विलियन, कौन से, हाइड्रोफिलिक कोलाइडी विलियन की बनी हुई है, जिसकी वजह से जल को खिंचाव मिलता है, एक आकर्षण बल मिलता है, जिसके कारण कोहेजन स्ट्रेंथ इसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद अगर अपन और बात करें तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो आता है वाटर कोहेजन के बाद, संसंजन के बाद जो आता है वो है ट्रांसपायरेशन पुल। ये ट्रांसपायरेशन पुल क्या है? ट्रांसपायरेशन पुल की हम बात करें तो जस्ट हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखा, मतलब जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वायुमंडल है उसमें जो गैसेज और वाटर वेपर, गैसेज और वाटर वेपर है वो क्या हो रही है, बाहर ट्रांसमिट हो रही है, जिसकी वजह से बाह्य वातावरण में जाने की वजह से इन कोशिकाओं का ओपी मान क्या हो चुका है, कम। ठीक है, तो ये ओपी जो कोशिकाओं का हुआ है ये किससे लेगी, ये पत्ती की मीजोफिल सेल्स से लेंगी। जो भरण ऊतक है, मीजोफिल सेल्स हैं, उनसे लेंगी। खंभ ऊतक जिसको हम कह सकते हैं उनसे लेंगी। वो खंभ ऊतक किसके कांटेक्ट में है, वो है जाइलम की जो मिडलरी रेज है, इसको मिडलरी रेज नहीं, जो मिडिल लैमेला है इसकी, उसके अंदर, जिसको हम मिड रिब के नाम से भी जानते हैं, उसकी वेसल्स के कांटेक्ट में है। ये उस जल की आपूर्ति किससे करेंगी, उनसे, क्योंकि उनका डीपीडी मान उस वक्त उसकी तुलना में काफी कम है, तो ये परासरण द्वारा जल देगा इसको। ये वेसल्स इसको कंटिन्यू करेंगे किससे, अपनी ब्रांच वेसल से। ब्रांच वेसल इसको कंटिन्यू करेगा किससे, मेन वेसल्स और ट्रैकिड से। और जब इनमें ये लॉस आएगा तो ये एक जो सक्सेशन प्रेशर है परासरण का, वो कंटिन्यू एक यहां तक आ रहा है, एक दाब प्रेशर जनरेट हो रहा है। ये प्रेशर किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की वजह से। इसलिए इस प्रेशर को हमने नाम दिया ट्रांसपायरेशन पुल। और ये खिंचाव बल जो है ये पत्ती की सतह से ठेठ कहां आ रहा है, बिल्कुल पैंदे में, जड़ों में। और जड़ों से ये लेता है किससे, वल्कुट से, मतलब मेडुलरी रेज, वल्कुट, और फिर फाइनली किससे लेता है, रूट हेयर से। और रूट हेयर इस काम को करती है कहां से, सॉइल से, जिसकी वजह से एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है। ये दोनों बल मिलके सबसे ऊंचे प्लांट की लीफ तक भी पानी को पहुंचाने में सक्षम हुए हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के लिए बहुत सारे मत हैं जो इसके अकॉर्डिंग हैं, ठीक है, इसके पक्ष में हैं, और बहुत सारे मत इसके क्या बोलते हैं, खंडन के लिए हैं, आलोचनाओं के लिए है। तो जिसमें डिक्सन एंड जॉली का फर्स्ट जो आलोचना थी वो ये थी कि जब रूट में पानी नहीं है, सॉइल में पानी नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पे एक प्रेशर ब्रेकेज होने का, परासरण विभव के टूटने का है, और दूसरा उस परासरण विभव के टूटने से यहाँ पे एक एयर बबल ट्रांसफर हो जाएगा। तो एयर बबल के सापेक्ष उनका ये कहना है कि जो ये हैं क्या बोलते हैं, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, तो जाइलम्स, वो सॉरी, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स अनुपस्थित हैं, एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स उपस्थित हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो वेसल्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें जो पैरेलल है, जो पिट्स बने हुए हैं, उसकी वजह से वाटर फ्लो जो है वो क्या होता है, एक दूसरे से होके जाता है। ये कभी भी एक कंटिन्यूअस पाइपलाइन की तरह नहीं होती है। इस वेसल से वाटर यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ऐसे में जब ये नीचे आता है तो इस पे जो ग्रेविटी फोर्स है वो भी कम हो जाती है, और इस तरीके से ट्रांसफर होने में कभी भी ब्लॉकेज नहीं होता। एयर बबल की वजह से ब्लॉकेज नहीं होता, क्योंकि पैरेलल एक लाइन के साथ में बहुत सारी लाइन है, तो किसी एक लाइन में अगर ब्लॉकेज होता भी है तो वाटर फ्लो जो है वो दूसरी लाइन में से कंटिन्यू हो जाता है। दूसरी बात, शाम के समय जब ट्रांसपायरेशन की रेट कम होती है तो ट्रांसपायरेशन पुल कम होता है, और ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो पुल रेट कम होने की वजह से जो एयर बबल्स अंदर की तरफ गए हैं वो धीरे धीरे शाम के टाइम में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जिससे पाथवे वापस क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और तीसरी चीज, अगर अपन ट्रैकिड्स की बात करें तो ट्रैकिड्स के अंदर जो हैं वो कौन से हैं, पिटेड,
कौन से? डॉर्सल पिटेट जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसे हम परावेशित गर्त कहते हैं। और परावेशित गर्त की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो परावेशित गर्त की जो सिरा है वो ढोलकाकार होता है, ठीक है। परावेशित गर्त की अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हल्का सा ढोलकाकार है, और इसके अंदर की जो झिल्ली है वो टायरोसस यहाँ पे बनाती है। तो जब फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है और उसमें कोई एयर बबल आ रहा है तो ये जो क्या बोलते हैं डॉर्सल पिट्स हैं, ये इस बबल्स को इसमें आगे जाने से रोकते हैं, जो कि ट्रांसपायरेशन पुल में होने वाली बाधाओं को दूर करता है और रसारोहण की क्रिया जो है वो ऊपर की ओर होने लगती है। इसमें एक थ्योरम और है सिंपल, दैट इज रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर की अगर अपन बात करें तो मृदा के ऑस्मोटिक प्रेशर या पोटेंशियल के कारण रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया गया वाटर, जिसको हम प्रासरणी दाब के अंतर के कारण किसमें दे देते हैं? कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स उनको किसमें दे देता है? जाइलम की वेसल्स में। तो जिसकी वजह से रूट्स द्वारा जनरेट किया हुआ क्या बोलते हैं परासरणी दाब, जो किसको फ्लो करता है? वाटर को किसके अंदर? जाइलम वेसल्स में। इसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। और इस रूट प्रेशर की अगर हम बात करें तो हम इसको एक तरीके से वेसल ब्लीडिंग्स और गटेशन के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों के दोनों जो गुण हैं वो इसी रूट प्रेशर के कारण कंप्लीट होते हैं। क्लियर है? और रूट प्रेशर की भी हम बात करें तो यहां पे हमारे पास दो सिद्धांत काम करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्टिव ऑब्जर्वेशन, और सेकंड जो है वो है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव ऑब्जर्वेशन। अगर अपन नाम में देखें तो दोनों के दोनों जो अवशोषण है वो एक्टिव हैं। एक्टिव का मतलब जिसमें बाह्य बल काम करता है, ठीक है। वो बाह्य बल भौतिक हो सकता है, वो बाह्य बल एनर्जी के रूप में हो सकता है। तो पहले वाले सिद्धांत में ऑस्मोटिक, तो ये जो बल है वो किसके द्वारा हो रहा है? ऑस्मोटिक परासरण। और परासरण की घटना किसके द्वारा संपन्न होती है? जीवित कोशिकाओं के द्वारा। तो इस बल के अंदर जो जीवित कोशिकाएं हैं उनमें परासरणी दाब के अंतर के कारण, अर्थात जाइलम वेसल्स के परासरणी दाब के अंतर के कारण उसने जल लिया किससे? वलकुट से। वलकुट ने किससे लिया? रूट हेयर से। और रूट हेयर ने किससे लिया? सॉइल से। तो ये जो रूट प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जनरेट होता है। लेकिन ये जो जनरेशन है वो ऊपर से नीचे की जगह नीचे से ऊपर होता है। कैसे? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किसका? रूट हेयर का। रूट हेयर का जो ओपी मान है वो कितना है? लगभग 223 ATM, 223 ATM। जबकि सॉइल का जो रूट प्रेशर है मतलब वो आ रहा है लगभग 1 ATM के अबाउट, ठीक है। तो ये जो दोनों का ओपी प्रेशर का मान है इसमें अंतर के कारण एक डीपीडी मान जनरेट होता है, या वाटर पोटेंशियल के कारण सॉइल से वाटर सीधे किस में चले जाता है? रूट में। अब जो वाटर है उसकी वजह से जो इसकी जो सेल्स हैं आगे की टिप सेल्स, उनमें ओपी मान या परासरण दाब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये ट्रांसफर करते हैं किसको? वलकुट को। वलकुट ट्रांसफर करता है किसको? मेडुलरी रेंज को। और मेडुलरी रेंज उसको ट्रांसफर कर देती है किसको? वेसल्स को। दैट इज ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ये सारा काम हो रहा है। सेकेंड, अगर अपन बात करें नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन की, तो इसके अंदर ऑस्मोटिक फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर दूसरे बल काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम श्वसन से एटीपी का कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और एटीपी के कंज्यूम से जो है वो परासरण विभव जनरेट होता है, जिससे क्या होगा? सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट में किया जाता है। इस तरीके से हम प्लांट्स में असेंट ऑफ सैप को कंप्लीट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं।